नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पर। आज अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 2 हेमेटोलॉजी का, जो कि अपन ने कल पढ़े थे। वो कुछ बचे हुए टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे। अपना पहला टॉपिक है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का मतलब क्या है कि जो अपने जो पेरिफेरल जो अपने वेन्स में जो ब्लड है उससे अपन एक स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर का मतलब क्या होता है? अगर अपन स्मीयर का मतलब जनरल लैंग्वेज में देखें तो किसी भी चीज को फैलाना, मतलब जैसे अपना एक ड्रॉप ब्लड है, तब ये ड्रॉप ब्लड में अपने काफी ज्यादा डेंसिटी होगी जो ब्लड सेल्स है उनकी, तो अपन इस जो अलग अलग ब्लड सेल्स को देखने के लिए इस ब्लड को फैला देंगे किसमें? स्मीयर की फॉर्म में, जो कि अपन टंग शेप का स्मीयर बनाते हैं। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले अपन इसका पढ़ेंगे पर्पस, कि अपन जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं। डॉक्टर जब अपने रिक्विजिशन फॉर्म होगा उसमें पीबीएफ लिखेगा, तो वो क्यों लिख रहा है, मतलब पीबीएफ करने का क्या पर्पस है? तो सबसे इसका एक पर्पस होता है कि भाई मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल, जो अपने ब्लड सेल्स हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनकी मॉर्फोलॉजी देखना। मॉर्फोलॉजी से क्या मतलब है कि उनकी साइज, शेप, उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है कि अगर वो सेल्स बड़ी हो गई हैं या वो छोटी हो गई हैं, ये सब इसकी मॉर्फोलॉजी के अंडर आता है। तो वो अपन देखते हैं किसमें? पीबीएफ में। समझ में आ रहा है ना आपको? पीबीएफ में कैसे अपन ने ब्लड लिया, उसमें अपन डायरेक्ट तो ब्लड को स्लाइड पे रखकर देख नहीं सकते, तो इसलिए अपन उसको एक थिन मतलब उसको फैला देंगे, पतली लेयर फैला देंगे, जिसको अपन स्मीयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट है, एक तो अपन ने देख लिया कि मॉर्फोलॉजी देखना। मॉर्फोलॉजी मतलब कि जो भी अपने ब्लड सेल्स हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनकी साइज और शेप को देखना। नेक्स्ट अपन देखेंगे एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। कुछ कंडीशंस हैं, बीमारी जैसे कि अनीमिया, ल्यूकीमिया, मलेरिया। मलेरिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीबीएफ जो अपन करते हैं। इसमें बनाना शेप का वो दिखता है, मतलब आरबीसी के अंदर बनाना शेप का पैरासाइट दिखता है। उसके बाद है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मतलब होता है कि जो ब्लड सेल जो डब्ल्यूबीसी होता है उनका कैंसर, तो कैंसर में एनसी रेशो बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो बढ़ जाएगा, तो ये अपन को पीबीएफ में दिखेगा। नेक्स्ट है अपना एनीमिया। एनीमिया का मतलब कि भाई जो आरबीसी काउंट कम हो रहा है, आरबीसी कम हो रही है, तो वो जैसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या है? मेगा का मतलब बड़ा, जो आरबीसी होती है वो बड़ी साइज की हो जाएगी, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को देखने के लिए। नेक्स्ट अपना प्रिपरेशन कैसे करते हैं अपन पीबीएफ की? बहुत ही इजी स्टेप है। यहाँ पे इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रखी है। ये जो अपना ये डायग्राम है ये पीबीएफ को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें क्या करेंगे अपन? सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपनी एक स्लाइड लेंगे जिसपे अपन को पीबीएफ क्रिएट करनी है। उस पर अपन एक ड्रॉप ब्लड की लेंगे और एक स्प्रेडर स्लाइड लेंगे। स्प्रेडर मतलब फैलाने वाली स्लाइड। जनरली जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, अपन नॉर्मल स्लाइड ले लेते हैं, पर इसके लिए एक अलग से स्प्रेडर स्लाइड आती है, जिसके जो आगे वाले एजेस होते हैं वो मतलब वो कटे हुए होते हैं, वो ऐसे स्क्वायर मतलब ऐसे ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, ऐसे करके शेप के होता है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, जो अपना ड्रॉप ब्लड है उससे स्प्रेडर स्लाइड को टच करेंगे। टच करने से क्या होगा, जो ब्लड होगा वो ऐसे फैल जाएगा उसके एजेस तक। कहाँ तक? उसके जो स्प्रेडर स्लाइड उसके एजेस तक अपन को फैलाना है। फिर अपन को स्मूथ मोशन से उसको आगे पुश करना है और एक टंग शेप की, ये दिख रहा है टंग मतलब जीभ के शेप की, अपन को एक पीबीएफ बनानी है। ठीक है, इसका अपन थ्योरी देख लेते हैं क्या है। प्लेस ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन द क्लीन स्लाइड। एक क्लीन स्लाइड पे अपन एक स्मॉल ड्रॉप ब्लड लेंगे, फिर एक स्प्रेडर स्लाइड लेंगे और इस स्प्रेडर स्लाइड से 30 से 45 डिग्री के एंगल पे, मतलब 30 से 45 डिग्री के एंगल पे उस स्प्रेडर स्लाइड को पकड़ेंगे, होल्ड करके रखेंगे। फिर उसको एक फॉरवर्ड स्मूथ मोशन से, मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे, स्मूथ मतलब आराम से उसको आगे पुश करेंगे, आगे धक्का देंगे और थिन फिल्म जो जिसके फेदर्ड एज, मतलब फेदर्ड एजेस का मतलब है कि पंख जैसे एज बनेंगे, पंख जैसे उसके किनारे बनेंगे और थिन फिल्म बनेंगे, मतलब पतली फिल्म बनेगी। और एनी ड्राई, और फिर उसके बाद एयर ड्राई करेंगे स्मेयर को, जो स्मेयर है उसको हवा में सुखाएंगे, एयर ड्राई करेंगे उसको, उस पर ब्लो नहीं करेंगे। ठीक है, ब्लो मतलब उस पर फूंक नहीं मारेंगे, उसको हवा में थोड़ी देर के सूखने देंगे। नेक्स्ट अपना स्टेनिंग। अपन ने स्मेयर बना तो लिया, पर इसमें अपन क्या सेल्स डायरेक्ट नहीं देख सकते, इसलिए अपन को सेल्स को स्टेन करना पड़ता है। और कौन सी स्टेन से स्टेन करते हैं अपन? इसको करते हैं लीशमान स्टेन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। मोस्ट कॉमनली यूज स्टेन कौन सी होती है? लीशमान स्टेन। ठीक है, लीशमान स्टेन ये क्या है कि रोमानोव्स्की ग्रुप ऑफ स्टेन है। जो रोमानोव्स्की जो साइंटिस्ट थे उनने सारी स्टेन्स को डिस्कवर किया था। इसमें काफी सारी स्टेन आती है, जैसे अपनी लीशमान यहाँ लिखी हुई है, जिम्सा है, राइट है, जेनर है। ये सारी स्टेन कौन सी आती है, किस में आती है? रोमानोव्स्की ग्रुप ऑफ स्टेन्स में आती है।
ठीक है, तो लीशमान स्टेन है जो अपन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। अब जो प्रोसीजर देख लेते हैं अपन लीशमान स्टेन का, कि भाई लीशमान स्टेन अपन परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। लीशमान स्टेन का प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं अपन। सबसे पहले जैसे ये अपनी स्लाइड है, ये अपनी स्लाइड है, इस पे अपन ने ये टंग शेप का स्मेयर बना रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इस पे जो अपनी लीशमान स्टेन है उसको डालेंगे कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। ठीक है ना, लीशमान जो अपनी स्टेन है, लीशमान स्टेन के कंपोजिशन क्या होता है, इसमें मिथाइलिन ब्लू होती है, और क्या होता है, ईओसिन होती है, और इसमें एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल होता है, मिथेनॉल होता है। मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, 3 चीजें होती हैं इसमें, मिथाइलिन ब्लू, ईओसिन और एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल। मिथाइलिन ब्लू का क्या काम होता है, ये बेसिक डाई होती है जो कि एसिडिक पार्ट को स्टेन करती है, जो कि न्यूक्लियस को स्टेन करती है, न्यूक्लियस को स्टेन करती है। ईओसिन क्या होती है, ये एसिडिक डाई होती है जो बेसिक पार्ट को स्टेन करती है। किसको स्टेन करती है, साइटोप्लाज्म को स्टेन करती है। ठीक है, ये मैंने आपको ब्रीफ में इसके कंपोजिशन बता दी कि भाई अपन लीशमान स्टेन किससे मिलके बना हुआ है। अब प्रोसीजर में क्या था, अपन ने पहले इसको अपन जो है लीशमान स्टेन डाल के रखेंगे इस पे 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के लीशमान स्टेन क्यों डाला, क्योंकि इसके अंदर जो मिथेनॉल है ना वो इस स्मेयर को फिक्स कर दे। फिक्स करने का क्या मतलब है कि जो इसके सेल्स है ना वो स्लाइड से अटैच हो जाए, ताकि अपन जब वॉशिंग करें तो ये धुलकर निकल ना जाए, फिक्स हो जाए वहां पे। और क्या है कि जो अगर सेल्स फिक्स हो जाएंगे ना तो उनकी मॉर्फोलॉजी, जैसे मान लो आरबीसी है, आरबीसी की शेप ऐसे डिस्कॉइड शेप की होती है, तो जब इसकी मॉर्फोलॉजी है वो ऐसे स्टक हो जाएगी, इसी पोजीशन में रह जाएगी फिक्स करने से, मतलब इसी पोजीशन में फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, फिक्स कर अपन ने पढ़ लिया कि भाई फिक्स क्यों कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है अपन इसमें जितना अपन ने जितनी ड्रॉप इसमें अपन ने लीशमान डाली, मान लो अपन ने 8 ड्रॉप इसमें लीशमान स्टेन डाली है। ठीक है ना, 8 ड्रॉप अपन ने लीशमान स्टेन डाली है, तो अब इसमें अपन बफर कितना डालेंगे, इसका डबल कितना भाई, 16 ड्रॉप इसमें अपन बफर डाल देंगे, जो कि स्टेन को डाइल्यूट कर देगा। अब डाइल्यूट होगी स्टेन तो आसानी से सेल्स के अंदर जा पाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद है इसको रखेंगे कितनी देर, इसको रखेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। जो अपना जो बफर है इसको 8 से 10 मिनट के लिए स्लाइड पे डालकर रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब इसको अपन वॉश कर लेंगे। बहुत सबसे इजी जो स्टेन है हेमेटोलॉजी में वो लीशमान स्टेन ही है, तो इसको वॉश कर लेंगे अपन। फिर एयर ड्राई ऐसे स्टैंड करके रख देंगे स्लाइड को, फिर एयर ड्राई कर लेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है कि फिर अब अपन ने वो वॉश कर लिया, फिर इसको अब ऑयल इमर्शन मतलब जो 100x लेंस होता है माइक्रोस्कोप का, उस पर अपन को ऑयल डालना पड़ता है। कौन सा ऑयल होता है, वो सीडार वुड ऑयल। 100x पे अपन इसको देखेंगे, 100x पे अपन इसको देखेंगे। जो जैसे माइक्रोस्कोप में 10x होता है, 40x होता है, 4x होता है, ऐसे 100x होता है। जो इसका सबसे ज्यादा मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसमें अपन को ऑयल डालना पड़ता है। कौन सा, सीडार वुड ऑयल। ठीक है, तो उसको अपन एग्जामिन कर लेंगे। अब एडवांटेजेस क्या है लीशमान स्टेन की, लीशमान स्टेन के एडवांटेज मतलब इसके फायदे क्या है। जो अपन ये पीपीएफ बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इसके फायदे क्या है। एक तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी मतलब जो अपने सेल्स हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, इनकी शेप और साइज देख सकें। ठीक है ना, या प्लेटलेट की मॉर्फोलॉजी क्लियरली देख सकें। और क्या एडवांटेज है कि यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि मलेरिया पैरासाइट को देखने के लिए अपन पीवीएफ बनाते हैं। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो क्या है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब अपन ने यहाँ पे पीवीएफ पढ़ लिया ना, तो पीवीएफ से अपन एक और चीज क्या कर सकते हैं, डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, अब अपन ने पीवीएफ बना ली, ये अपन ने पीवीएफ बना ली। अब इसमें क्या करेंगे, अपन क्रिस क्रॉस चलेंगे, जिगजैग फॉर्म में कैसे, ये माइक्रोस्कोप के अंदर है मान लो, तो अपन पहले ऐसे इस लाइन में देखेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरीके से अपन इसके अंदर 100 सेल्स को काउंट करते हैं, जो कि अभी अपन डीएलसी में पढ़ेंगे। डीएलसी का मतलब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब क्या है, ल्यूकोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, और डिफरेंशियल मतलब अलग अलग। तो अपन जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अपने न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो इनको अलग अलग काउंट करते हैं, मतलब इनकी अलग अलग परसेंटेज बताते हैं। एब्सोल्यूट काउंट भी बता सकते हैं, पर अलग अलग अपन इनकी परसेंटेज बताते हैं कि भाई न्यूट्रोफिल कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं, मोनोसाइट कितने हैं, बेसोफिल्स कितने हैं और इओसिनोफिल्स कितने हैं। तो इसी को अपन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, मतलब डिफरेंट उनके नंबर बताना। आगे बात समझ में। और अपन इसको कैसे करते कैसे वो आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले अपन इसको देखते हैं डेफिनेशन का मतलब क्या है कि परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। मैंने आपको समझा दिया कि हर एक टाइप की डब्ल्यूबीसी की परसेंटेज निकालना। नेक्स्ट क्या है, और ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज हमेशा 100 में ऐड होती है। ठीक है, अब कोई चीज मान लो 40% है, कोई चीज 30% है। ठीक है, 40%, कोई चीज 30%, तो ये परसेंटेज जब भी मानी जाएगी
जब भी मानी जाएगी जब 30% अपने पास और कुछ हो, जब भी तो 100% ऐड हो रही है, 30% कुछ और नहीं होगा, मान लो 40 और 30% होगा तो परसेंटेज थोड़ी कंसीडर करी जाएगी, ठीक है ना। तो ऑलवेज ऐड अप टू 100%। सारी जो सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये हमेशा 100% होनी चाहिए। ये सबको जब अपन ऐड करेंगे तो 100% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि यूजफुल, मतलब ये यूज कहाँ पे करी जाती है, क्या डीएलसी का काम क्या है, डीएलसी को अपन कहाँ पे यूज करते हैं ये देख लेते हैं अपन। डीएलसी को अपन यूज करते हैं कि मतलब डायग्नोस करने में, डायग्नोस मतलब बीमारी का पता लगाने में। कौन कौन सी बीमारी, इन्फेक्शन, एलर्जी और ब्लड कैंसर। अब इन्फेक्शन कैसे बताएंगे अपन, जैसे मान लो न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है और लिम्फोसाइट बढ़ रहा है, तो न्यूट्रोफिल का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और लिम्फोसाइट अपना है वायरल इन्फेक्शन के, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये अपन ने इन्फेक्शन के बारे में बता दिया। अब किसी की रिपोर्ट देख के आप न्यूट्रोफिल अगर उसका बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, तो इसका मतलब है कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, एलर्जीज। एलर्जीज के लिए अपन अपने लिए अपना सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वो होता है, कौन सा डब्ल्यूबीसी होती है एलर्जी के लिए, होती है इओसिनोफिल। जब भी एलर्जिक कंडीशन होगी, अस्थमा है, जैसे हे फीवर है, जैसे जो भी एलर्जी से रिलेटेड जो कंडीशन होगी ना, उसमें क्या होगा, उसमें अपना इओसिनोफिल बढ़ेगा, तो अपन एलर्जी बता सकते हैं। नेक्स्ट अपना ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर में तो सारे अपने जो डब्ल्यूबीसी है वो बढ़ेंगे। इनमें जैसे मान लो लिम्फोमा है, लिम्फोमा का मतलब क्या है, जैसे आपने कभी सुना होगा, लिम्फोमा का मतलब क्या होता है। लिम्फोमा का मतलब होता है कि लिम्फोसाइट से कैंसर। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट मतलब बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में इनका डिवीजन हो जाता है, इनका एक्सट्रीम काउंट, मतलब इनका जो काउंट होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है इनका, बहुत ज्यादा लार्ज काउंट हो जाता है किनका, लिम्फोसाइट का। जो अपना नॉर्मली तो 20 to 40% है, पर जब लिम्फोमा होगा तो इनका जो काउंट है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लिया कि भाई कहाँ कहाँ पे काम आता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉर्मल वैल्यूज। नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या होती हैं, जो लिम्फोसाइट होते हैं उनकी तो 40 to 70%। सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो होते हैं 40 to 70%। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होते हैं, जिनको पॉलीमॉर्फ ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है अपने लिम्फोसाइट कितना है, 20 to 30%। फिर होते हैं मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स होते हैं 0 to 1%, ये क्लोज टू नेग्लिजिबल ही होते हैं, अपन को ज्यादातर नहीं मिलते। ये कैंसर की कंडीशन, जैसे CML, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, जो एक टाइप का कैंसर है, उसमें अपन को बेसोफिल्स मेनली मिलते हैं। इओसिनोफिल्स नॉर्मल कितने होते हैं, 1 to 6%, मोनोसाइट 2 to 8%। नेक्स्ट अपन चलते हैं मेथड। अब मैंने आपको पीबीएफ समझाया था, उस टाइम मैंने आपको समझाया कि भाई पीबीएफ से अपन एक और चीज क्या कर सकते हैं, अपनी पीबीएफ है तो इसमें अपन, इसी में तो अपन जैसे मान के चलो अपन ने पीबीएफ बनाई, तो इसमें अपन इस तरीके से मूव करेंगे। पहले ये वाली लाइन पे सेल्स को काउंट करेंगे, फिर इस पे ऐसे करके जिगजैग मूव करेंगे। और अपन मेथड क्या है इसका, अपन क्या करेंगे, 100 डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे, ठीक है ना, 100 डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे और एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे जिसमें क्या होगा, 100 अपने पास सेक्शन होंगे, ये ऐसे करके जो स्मॉल बॉक्स होंगे 100 होंगे। फिर अपन काउंट करते वक्त इनमें इसमें लिखते जाएंगे। जैसे इसमें अपन कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें लिखते जाएंगे अपन। यहाँ पे अगर अपन को लिम्फोसाइट दिखा, माइक्रोस्कोप में अपन देख रहे हैं, देख किस वे में रहे, जिगजैग वे में, ऐसे करके जिगजैग वे में देख रहे हैं। सबसे पहले अपन ने इधर से स्टार्ट करा, ये क्या है, अपनी पीबीएफ है, पीबीएफ के अंदर जिगजैग वे में देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन को लिम्फोसाइट दिखा तो अपन ने L लिख दिया। फिर ये P का मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फ ल्यूकोसाइट जो होते हैं उनको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। तो न्यूट्रोफिल दिखा तो P लिख दिया, फिर न्यूट्रोफिल दिखा फिर P लिख दिया, फिर लिम्फोसाइट, ऐसे करके अपन को 100 सेल काउंट करने हैं। जो सेल अपन को दिखते जाएंगे ना, उनका अपन ऐसे उनका मतलब उनका जो सिंबल है, जैसे L है लिम्फोसाइट के लिए, M है मोनोसाइट के लिए, E है इओसिनोफिल के लिए और B बेसोफिल के लिए। तो ऐसा अपन लिखते जाएंगे और फिर लास्ट में उसकी अपन परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, किसकी परसेंटेज निकालेंगे अपन, जो अपने जो टोटल डब्ल्यूबीसी है ना उनकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज जैसे 60%, मतलब 60% का मतलब क्या है, जो 100 अपन ने सेल्स काउंट करी उसमें से 60 तो कौन थी, P मतलब न्यूट्रोफिल्स थी, ठीक है ना, 60 न्यूट्रोफिल थी। 32% लिम्फोसाइट आई अपने रिजल्ट में। 32% लिम्फोसाइट का मतलब क्या है कि 32 अपने लिम्फोसाइट्स थी और 100 में से 100 सेल काउंट करें टोटल और अपने इस बॉक्स में फिल कर दिया उनको। नेक्स्ट अपनी 4% मोनोसाइट है, 1% अपनी इओसिनोफिल और 3% अपनी बेसोफिल है। तो ये इस तरीके से अपन डीएलसी करते हैं। कैसे करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले तो एक पीबीएफ, फिर उसको लीशमान स्टेन या जिम्सा स्टेन से स्टेन करते हैं, फिर एग्जामिन करते हैं अंडर ऑयल इमर्शन। ऑयल इमर्शन अभी मैंने आपको बताया,
ऑयल इमर्शन वाला कौन सा होता है 100x पे, 100x पे उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन 100 WBC को काउंट करेंगे, फिर उनको क्लासीफाई करेंगे। ये इस तरीके से अपन ने 100 WBC काउंट कर लिए और फिर उनको क्लासीफाई कर दिया ऐसे उनको अलग अलग, जैसे P, L, M, और उनकी परसेंटेज निकाल दी, ठीक है ना, एंड रिकॉर्ड परसेंटेज ऑफ ईच टाइप। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि जो ये अपन ने करा, ये अपन ने जो DLC करा, इसको अपन क्लिनिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इससे डॉक्टर क्या पता लगा सकता है या कौन सी बीमारी का पता लगा सकता है, ये अपन पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वाले में। इसमें है जैसे न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया का मतलब क्या है, फिलिया का मतलब होता है बढ़ना, तो इसमें है न्यूट्रोफिल बढ़ रही हैं। तो न्यूट्रोफिल कौन कौन सी कंडीशन बढ़ती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मैंने आपको बताई कि इसमें जो सबसे कॉमन ल्यूकोसाइट्स कौन सी बढ़ती है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रोफिलिया होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और इन्फ्लामेशन में। नेक्स्ट अपना है न्यूट्रोपीनिया। जब भी पीनिया शब्द आता है इसका मतलब जो सेल्स है वो कम हो रही है। तो न्यूट्रोफिल्स कब कम होती है, वायरल इन्फेक्शन में या बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन का मतलब क्या है कि बोन मैरो फेल हो गई है, बोन मैरो कोई भी सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, सारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं। नेक्स्ट अपना है लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस मतलब लिम्फोसाइट्स का बढ़ना। लिम्फोसाइट कब बढ़ती है, वायरल इन्फेक्शन। मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि जो लिम्फोसाइट होगी वायरल में और न्यूट्रोफिल होगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो लिम्फोसाइट बढ़ेगी अपने वायरल इन्फेक्शन में, जैसे कि मम्स, मीजल्स और टीबी। टीबी में बढ़ती है, टीबी पर वायरल इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये क्या है, एक्सेप्शन है, जो बैक्टीरिया जिसमें लिम्फोसाइट बढ़ रही है। नेक्स्ट अपना इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया मतलब इयोसिनोफिल्स का बढ़ना। तो इयोसिनोफिल मैंने बताया था जितनी भी एलर्जिक कंडीशन है, जैसे एलर्जी, अस्थमा, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, जब भी कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा, हर किसी पैरासाइट के इन्फेक्शन में अपनी जो इयोसिनोफिल्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस मतलब मोनोसाइट्स का बढ़ना, जहां पे भी साइटोसिस आएगा मतलब बढ़ना, फिलिया आएगा मतलब कम होना। तो मोनोसाइट कब बढ़ेगी, मलेरिया में, टीबी में, क्रोनिक इन्फेक्शन में। जब भी मलेरिया होगा, टीबी होगी या क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट है बेसोफिलिया। बेसोफिलिया मतलब है बेसोफिल्स का बढ़ना। बेसोफिल्स का बढ़ने का मतलब है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, जो अपना CML होता है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। ये एक टाइप का कैंसर है, इसमें अपनी जो बेसोफिल्स होती हैं ये बढ़ती हैं। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट। ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट में ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी का मतलब क्या होता है। ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी मतलब जैसे अपनी ये RBC है, ठीक है, मैं और रिलेवेंट थोड़ी इसकी शेप बता देता हूँ। जैसे अपनी ये RBC है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, इसकी जो सेल वॉल है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है कि ये रप्चर होने से पहले, रप्चर बोल सकते हैं या फिर लाइस बोल सकते हैं, कितनी अपनी सेल वॉल को रप्चर होने से या लाइस होने से रोक सकता है। ये जो RBC है, इसको बोलते हैं उसकी ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी। ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी मतलब जब इसके अंदर कोई भी फ्लूइड जाएगा तो ये कितने फ्लूइड को कंट्रोल कर सकती है और रप्चर नहीं होगी, वो उसके लिए अपन इसका टेस्ट करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी। फ्रेजाइलिटी मतलब इसकी नाजुकता देखें अपन कि इसकी जो सेल वॉल है वो कितनी नाजुक है, वो कितने पानी को, कितने जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेंगे अपन तो कितने फ्लूइड को अंदर ले सकती है बिना रप्चर हुए। तो ये अपन जो टेस्ट करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी, इसमें अपन अलग अलग कंडीशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन में भी ये लिख रहा है, इसकी क्या लिख रहा है कि टेस्ट टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ RBC। रेजिस्टेंस मतलब उसकी प्रतिरोधी क्षमता, मतलब उसकी रोकने की ताकत RBC की, किसको, हीमोलिसिस को। हीमोलिसिस मतलब RBC के टूटने को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ RBC। ब्रेकडाउन ऑफ RBC को क्या बोलते हैं अपन, ब्रेकडाउन ऑफ RBC को अपन क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस। तो उसकी कितनी एबिलिटी है RBC की हीमोलिसिस को रोकने की, रेजिस्टेंट करने की, जब उसको हाइपोटोनिक सलाइन में। हाइपोटोनिक सलाइन का मतलब क्या है, देखो एक तो होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर और एक होता है आइसो, ठीक है। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। हाइपर में तो क्या होता है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से। कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसको बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हाइपोटोनिक सलाइन है, इसमें क्या है, सलाइन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। और आइसोटोनिक क्या होती है, मतलब जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट और
सॉल्वेंट की वो इक्वल होती है, और हाइपरटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मतलब जैसे इसको अपन एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो अपने पास किशमिश है ये, ठीक है ना। अब इस किशमिश को अगर अपन तीन जगह रखें, किसमें, एक तो अपन इसको रखें नमक वाले पानी में, ठीक है, नमक वाले पानी में, सॉल्टी वाटर में। एक तो अपन इसको रख सकते हैं नमक वाले पानी में, सॉल्ट वाले पानी में। एक अपन इसको रख सकते हैं नॉर्मल पानी में, और एक और जैसे मतलब, और अपन इसको थोड़े कम सॉल्ट वाले पानी में रख सकते हैं, जो मीडियम में होगा, मीडियम सॉल्ट। तो जो अपना अभी सॉल्ट वाले पानी में क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी ये मतलब ये इसका सारा भी जितना पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। और जो नॉर्मल पानी में आपने देखा होगा कभी, किशमिश जो होती है फूल जाती है। तो इसी तरीके से अपना आरबीसी का जो है प्रिंसिपल काम करता है। और जो मीडियम वाले में ऐसी की ऐसी रहती है, ना तो फूलती है ना तो ये श्रिंक होती है। श्रिंक होने का मतलब सिकुड़ जाती है। तो ये सॉल्ट वाले में सिकुड़ जाएगी, और जो अपना जो नॉर्मल पानी होगा इसमें फूल जाएगी। तो इस तरीके से जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उससे क्या होती है, आरबीसी रप्चर हो सकती है। तो वो आरबीसी कितना रोक रही है अपने आप को रप्चर होने से, उसकी सेल वॉल कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये इसका टेस्ट करते हैं अपन ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या इंडिकेट करती है, स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन, कि मतलब जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो कितनी स्टेबल है, वो मतलब वो अपने आप में कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसको देखने के लिए। नेक्स्ट अपना क्या है, प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि भाई ये जो आरबीसी है अपने आप को रप्चर होने से रोक रही है, इसके कारण क्या है। तो व्हेन आरबीसी प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर एंटर करेगा, पानी उसके अंदर जाएगा और वो फूलेगी। जब आरबीसी को जब अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, वाटर एंटर द सेल एंड स्वेलिंग एंड हीमोलिसिस, तो स्वेलिंग होगी उसकी और हीमोलिसिस होगी। अब जो फ्रेजाइल आरबीसी होगी, जो कमजोर आरबीसी होगी, जैसे कि स्फीरोसाइटोसिस, उसमें तो क्या होगा, हीमोलिसिस जल्दी हो जाएगा, वो तो उसमें तो जल्दी अर्ली हीमोलिसिस हो जाएगा, थोड़ा सा पानी जाता ही वो रप्चर हो जाएगी। पर जो रेजिस्टेंट आरबीसी होगी, जो मतलब जिसकी जो सेल वॉल बहुत मोटी होगी, वो क्या होगी, उसमें जैसे थैलेसीमिया या फिर टारगेट जो सेल्स होती हैं उसमें हीमोलिसिस लेट होगा। नॉर्मल एक मान के चलो, ये नॉर्मल आरबीसी है। मैं आपको अभी एग्जांपल समझाता हूँ। एक तो नॉर्मल आरबीसी है, एक क्या है, एक जो है अपनी फ्रेजाइल आरबीसी है, और एक अपनी क्या है, एक अपनी है कि जो रेजिस्टेंट आरबीसी है, रेजिस्टेंट जो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, रेजिस्टेंट आरबीसी। एक अपनी क्या है, रेजिस्टेंट आरबीसी। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल आरबीसी तो क्या है, नॉर्मल आरबीसी की एक नॉर्मल रेंज है। क्या नॉर्मल रेंज है, जैसे उसकी होती है कि नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे देखते हैं। नॉर्मल आरबीसी की क्या रेंज है कि भाई 0.45 से लेके 0.45% से लेके 0.50% पे वो रप्चर हो जाती है। मतलब इसके बीच में वो रप्चर हो जाएगी। यहाँ पे अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये वाला जो कंसंट्रेशन है NaCl की, इस वाली कंसंट्रेशन पे क्या है, वो रप्चर हो जाएगी, वो हीमोलाइज हो जाएगी। पर अगर कोई मतलब फ्रेजाइल आरबीसी है, कमजोर आरबीसी है, या फिर कोई ज्यादा रेजिस्टेंट आरबीसी है, तो वो लेट, जो फ्रेजाइल वाली होगी वो जल्दी रप्चर हो जाएगी, और जो रेजिस्टेंट वाली होगी वो लेट रप्चर होगी। अब इसके पीछे का प्रिंसिपल समझते हैं अपन। फ्रेजाइल को अपन F से बोल लेते हैं, नॉर्मल को अपनी जो नॉर्मल F से बोलते हैं N से, और जो अपनी जो रेजिस्टेंट है उसको R से बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रेजाइल आरबीसी का मतलब क्या है कि उसकी जो वॉल्यूम है ना, जैसे अब इसमें एग्जांपल क्या देखा आपने, स्फीरोसाइटोसिस का एग्जांपल देखा। स्फीरोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि स्फीयर बनना, मतलब जो नॉर्मल आरबीसी की शेप तो क्या है, ऐसी डिस्कॉइडल शेप है, और जो फ्रेजाइल आरबीसी है वो क्या, स्फीयर बन गई। और उसके बाद है रेजिस्टेंट आरबीसी क्या है, वो बिल्कुल ही श्रिंक हो रखी है ऐसे। तो ये इस तरीके से इनकी शेप में डिफरेंस होता है। कैसे, जो फ्रेजाइल आरबीसी वो तो स्फीयर बन गए, स्फीरोसाइटोसिस हो गया। नॉर्मल आरबीसी क्या है, जो अपनी डिस्क शेप की है। और जो यहाँ पे ना टारगेट सेल्स मतलब इस तरीके से सेल्स होती हैं जो जिनके अंदर एक टारगेट बन गया, ऐसे टारगेट सेल हो गई है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या देखे अपन ने, एक तो था टारगेट सेल्स और एक थैलीसीमिया। टारगेट सेल्स और थैलीसीमिया में क्या होती है, जो अपनी जो आरबीसी होती हैं वो सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती हैं नॉर्मल कंडीशन। अब क्या होगा, अब मान के चलो अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इनको डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, पानी इसके अंदर गया। अब इसमें तो पहले से पूरी ये भरी हुई है,
पहले से इसकी जो सेल वॉल है वो स्ट्रेच्ड है, ये अंदर से पूरी वॉल्यूम से भरी हुई है। किसमें, कौन सी कंडीशन में हो रही है अपनी, स्फीरोसाइटोसिस में, ठीक है ना। तो ये पूरी भरी हुई, तो इसमें थोड़ा सा भी पानी जाता ही रप्चर हो जाएगी, मतलब कम पानी जाता ही रप्चर हो जाएगी, अर्ली रप्चर हो जाएगी। अर्ली मतलब पहले रप्चर हो जाएगी। और जो नॉर्मल नॉर्मल कब हो रही है, 0.45 से लेके 0.50 परसेंटेज पे, परसेंटेज ऑफ NaCl पे रप्चर हो रही है। अब जो, और ये जो अपनी वाली है, जो कौन सी वाली, थैलेसीमिया या फिर टारगेट सेल वाली, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो साइज है वो नॉर्मल से बहुत छोटी हो गई है, तो ये ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। सेल वॉल तो इसकी इतनी है, पर वो क्या है, अंदर से वो सिकुड़ गई है, अंदर से श्रिंक हो गई है, तो अब ये ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ये लेट हीमोलिसिस होगा इसका, ठीक है ना। तो ये इसमें तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसका एक ग्राफ भी होता है, वो अपन डिटेल में पढ़ते हैं जब देखते हैं। तो इसमें क्या है, 3 कंडीशन बताई अपन ने। एक तो नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में कितना है, 0.45 से लेके 50 परसेंटेज तक, ठीक है ना। और अर्ली कंडीशन में क्या हो रहा है, स्फीरोसाइट, मतलब अब जैसे पहले से कोई स्फीयर है, पहले से कोई बॉल बन गई, तब इसके अंदर अपन जब पानी इंसर्ट करेंगे तो ये जल्दी इसमें हीमोलिसिस हो जाएगा। और लेट वाली में कम वॉल्यूम है अंदर, तो ये ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। ये इसका डायग्राम, इसके अपन डायग्राम से समझ सकते हैं कि अपन इसमें प्रोसीजर में क्या है, अपन इसमें डिफरेंट ट्यूब्स लेंगे, उनमें डिफरेंट कंसेंट्रेशन लेंगे, कितनी, 0.30 से 0.70 से लेके 0.30 तक, ठीक है ना। 0.70 परसेंटेज से लेके 0.30 परसेंटेज तक। इसका मतलब तो समझ में आ रहा है ना आपको कि 0.7 का मतलब क्या है। 0.7 का मतलब है 0.7 ग्राम तो इसमें अपना NaCl है, बाकी 100 ml इसमें डिस्टिल वाटर है। तो इस तरीके से अपन ने डिफरेंट उसके कंसंट्रेशन के NaCl बना रखे हैं। इसमें अपन फिर जो एक फिक्स क्वांटिटी में ब्लड डालते जाएंगे, फिर इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो जो नॉर्मल वाली होगी ना, वो 0.45 वाली जो कंसंट्रेशन वाला NaCl है, वहां पे रप्चर हो जाएंगी। अब रप्चर होने से क्या होगा, ये अब नॉर्मल तो क्या सारी सेटल हो जाएंगी, जो सेल्स फटी नहीं है, जो सेल रप्चर नहीं हुई, वो तो नीचे सेटल हो जाएंगे और बटन बना लेंगे। पर जो रप्चर हो जाएंगी, वो उनमें से जितना भी हीमोग्लोबिन है वो बाहर आ जाएगा और पूरे सॉल्यूशन को रेड कलर कर देंगी, ठीक है ना। तो और जैसे अपन हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की देख सकते हैं, अब ये तो 0.6% वाले पे ही रप्चर हो गई, ये इतना जल्दी रप्चर हो गई है। आगे जो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन अपन कम कर रहे हैं, इसका मतलब अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, उसकी हाइपोटोनिसिटी बढ़ा रहे हैं अपन। कंसंट्रेशन जितने कम करते जाएंगे वो उतना ज्यादा हाइपोटोनिक होता जाएगा। तो ये जो अपनी थी कौन सी, ये हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस वाली, इसमें स्फीयर बन रहे थे, इसमें ये 0.65 पे रप्चर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसका एक बार देख लेते हैं मेथड क्या है। प्रिपेयर करेंगे एक सीरीज ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NaCl 0.85 से लेके 1। फिर उसके बाद फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ब्लड को डालेंगे, एंटीकोगुलेट ब्लड को डालेंगे इस ट्यूब में, हर एक ट्यूब में एक फिक्स वॉल्यूम ब्लड को डाला अपन ने। फिर उसको रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो भाई 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट क्यों करा। 30 मिनट के लिए अपन ने इसलिए इंक्यूबेट करा कि अगर जो वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, जो सेल्स हैं इसके अंदर, RBC हैं, इस 30 मिनट में पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। 30 मिनट का टाइम इसलिए दिया। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे और हीमोलिसिस को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हीमोलिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट करेंगे अपन उसकी फिर कंसंट्रेशन देखेंगे, हीमोलिसिस स्टार्ट एंड कंप्लीट, कहाँ पे हीमोलिसिस स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे हीमोलिसिस कंप्लीट हो गया, इसको देखेंगे अपन। नेक्स्ट अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि कब फ्रेजाइलिटी इंक्रीज हो रही है और कब डिक्रीज हो रही है, मतलब कौन सी कंडीशन में RBC ज्यादा नाजुक है, ज्यादा फ्रेजाइल है, और कौन सी कंडीशन में वो ज्यादा ठोस है, ज्यादा कठोर हो रही है, मतलब वो इसमें हीमोलिसिस नहीं हो रहा। इसको इंक्रीज फ्रेजाइलिटी को अपन अर्ली हीमोलिसिस बोलते हैं, मतलब जल्दी स्टार्टिंग वाली जो ट्यूब है, कम कंसंट्रेशन वाली ट्यूब में ज्यादा हीमोलिसिस हो रहा है, ठीक है। तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस और ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, 2 कंडीशन है जिनमें जो फ्रेजाइलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद है थैलेसीमिया, जो उसके बाद क्या है, डिक्रीज किस में होती है ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी, मतलब लेट तक भी, लेट जैसे मान लो इस वाली जो ट्यूब पे जाके हीमोलिसिस हो रहा है, इस वाली ट्यूब पे जाके हीमोलिसिस हो रहा है, यहाँ पे हो तो कितने में जाना चाहिए था, इतने पे। तो ये किस में होता है, थैलेसीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल में ऐसे करके सिकल शेप की हो जाती है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ऐसे क्रेसेंट मून मतलब आधे चांद की जैसी शेप हो जाती है इनकी, सिकल सेल एनीमिया में। तो अब देख लो ना, ये इसकी नॉर्मल शेप तो ऐसी थी और ये ऐसी हो गई, तो अब ये ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, इसकी वॉल्यूम कम हो गई। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, इन तीनों कंडीशन। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है, एस्टिमेशन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन। फीटल हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है,
जो फीटस, जो नवजात बच्चा होता है 6 महीने की, 6 मंथ की उम्र का, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका एस्टिमेशन। एचबीएफ क्या होता है? मेजर हीमोग्लोबिन होता है किसके अंदर? मेजर हीमोग्लोबिन होता है फीटस के अंदर और न्यूबॉर्न के अंदर। फीटस मतलब जो नवजात बच्चा है उसके अंदर, या फिर जो नया बच्चा जो पैदा हुआ है उसके अंदर सबसे मेन हीमोग्लोबिन जो होता है। अडल्ट में, जो अडल्ट अपन बड़े हो गए उनमें तो क्या होता है? एचबीए, जिसको अडल्ट हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब फिर जो ये फीटल हीमोग्लोबिन है रिप्लेस होता जाता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये एचबीए, जो अडल्ट हीमोग्लोबिन, ए का मतलब है अडल्ट हीमोग्लोबिन में रिप्लेस होता जाता है, मतलब इसकी जगह एचबीए आता जाता है 6 महीने की एज में। 6 महीने तक ये पूरा कंप्लीट हो जाता है और बस स्मॉल अमाउंट रह जाता है, कितना? 1% ऑफ अडल्ट, जो भी जितना भी हीमोग्लोबिन है अडल्ट में उसका 1% रह जाता है एचबीएफ। उसके बाद इंक्रीज एचबीएफ किस किस में, कौन कौन सी कंडीशन में एचबीएफ बढ़ता है? थैलीसीमिया में बढ़ता है, सिकल सेल एनीमिया में बढ़ता है, हेरिडेटरी परसिस्टेंस ऑफ एचबीएफ, मतलब ये कंडीशन है इसमें पैदाइशी जो बच्चे में एचबीएफ परसिस्ट कर रहा है, मतलब पैदाइशी उसमें रह रहा है, मतलब कम ही नहीं हो रहा। और सिकल सेल एनीमिया में एचबीएफ रहता है और थैलीसीमिया में। नेक्स्ट अपन इसके मेथड्स के कौन कौन से मेथड से अपन जो एचबीएफ है उसको एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहला अपना एल्कलाइन डीनेचुरेशन मेथड। एल्कलाइन डीनेचुरेशन मतलब क्या है कि जो एल्कलाइन की मदद से अपन उसको डीनेचर कर रहे हैं, जिसका नेचर है हीमोग्लोबिन का उसको अपन डिस्ट्रॉय करके और उसको मतलब एक प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। जैसे मान के चलो ये अपना एक ये हीमोग्लोबिन है HbA, इसको जब अपन एल्कलाइन से, एल्कलाइन मतलब बेस से ट्रीट करेंगे तो जो इसके ये, क्योंकि HbF क्या है? एक प्रोटीन ही तो एक तरह का, तो इसके जितने भी वो होंगे HbF से हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है, तो ग्लोबिन के जितने भी जो बॉन्ड्स होंगे वो टूट जाएंगे और ये डीनेचर हो जाएगा, मतलब ये कुछ काम का नहीं रहेगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो एल्कलाइन डीनेचुरेशन। अब ये तो किसकी कौन से वाला हीमोग्लोबिन शो करता है? अडल्ट वाला। पर जो अपना फीटल हीमोग्लोबिन होता है ये रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये जो एल्कलाइन है जो बेस से अपन जिससे इसको ट्रीट कर रहे हैं ये उसका रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये उससे डीनेचर नहीं होता। तो मान के चलो अपने पास ये एक मतलब एक ही ग्लास में HbA भी है और HbF भी है, तो जब अपन इसमें एल्कलाइन डालेंगे तो HbA वाला तो डीनेचर हो जाएगा, वो तो नीचे बैठ जाएगा, और HbF वाला ऊपर मतलब ऊपर तैरता रहेगा। फिर उसको अपन लेके और डिफरेंट मेथड यूज करके उसको मेजर कर सकते हैं। अदर हीमोग्लोबिन डीनेचर, बाकी सारे हीमोग्लोबिन तो डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब समझ में आ रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पर जो HbF होता है वो रिमेन, और फिर उसको अपन मेजर कर देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से, कलरीमेट्री से। नेक्स्ट अपना फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली मेजर्ड, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। उसके बाद ये क्या है? इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है? सिंपल होता है, मतलब इसका आसानी से कर सकते हैं और क्विक होता है और फटाफट भी इसमें रिजल्ट आता है, और नॉट वेरी सेंसिटिव, और ये सेंसिटिव नहीं होता। पर इसकी जो वैल्यू है अपन इसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई जैसे मान के चलो 14 ग्राम पर डेसीलीटर है HbF की वैल्यू आई, तो अपन ये नहीं बोल सकते हाँ हो 14 ही हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी। ये मतलब होता है सेंसिटिविटी का कि ये फिक्स वैल्यू नहीं देता। नेक्स्ट है अपना केल्हुआर-बेटेक्स एसिड इल्यूशन मेथड, ठीक है ना, केल्हुआर-बेटेक एसिड इल्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं? ब्लड स्मीयर ट्रीटेड विद एसिड, HbA तो इल्यूट हो जाता है और HbF रिमेन। जब अपन एक ब्लड स्मीयर बनाते हैं उसको एसिड से ट्रीट करते हैं तो HbA जो होता है, इल्यूट का मतलब है कि खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। HbA तो, और जो HbF होता है वो वहीं पे रह जाता है। फिर उसको अपन देख लेते हैं स्मीयर के अंदर, फिर स्टेन करेंगे स्मीयर को। HbF सेल्स अपीयर पिंक, F सेल्स बोलते हैं इनको। क्या समझ में आया इसमें? ये वाले मेथड में जैसे अपने एक स्मीयर बनाया, अपन ने पिछले वाली क्लास में देखा, ये मान के चलो एक स्मीयर बनाया, ठीक है। अब इसमें HbF वाले सेल्स भी हैं, इसमें RBC जिनमें HbA हीमोग्लोबिन भी है और कुछ RBC जिनमें HbF हीमोग्लोबिन भी है, ठीक है ना। तो अब अपन ने क्या करा, ये इसका स्मीयर बनाया, फिर इस स्मीयर को एसिड से ट्रीट करा। एसिड की वजह से क्या होगा? जो HbA होगा ना इल्यूट हो जाएगा, इल्यूट मतलब वो खत्म हो जाएगा, उसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी लूज करके और HbA हट जाएगा वहां से, और सिर्फ HbF रह जाएगा। HbF रह जाएगा, फिर अपन उसको स्टेन कर लेंगे उस स्मीयर को, तो HbF वाली सेल्स स्टेन हो जाएंगी और वो कैसे दिखेंगी? पिंक कलर की, उनको F सेल्स भी बोलते हैं। यूज करते हैं टू डिटेक्ट फीटोमेटरनल हैमरेज। जो फीटोमेटरनल हैमरेज है मतलब फीटस का मदर के अंदर जो हैमरेज हो गया है, मतलब मदर के अंदर जो ब्लड लॉस हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए। हैमरेज का मतलब होता है ब्लड लॉस, ब्लड का निकलना, ब्लड का बाहर आना। और ये क्या है एडवांटेज इसका? तो फीटोमेटरनल हैमरेज,
नेक्स्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, पहले स्मीयर बनाएंगे, फिर इल्यूशन करेंगे, फिर उसकी स्टेनिंग करेंगे, और मैनुअल एरर भी हो सकता है। अब मान लो स्टेन ज़्यादा देर के लिए कर दिया या फिर है ना एसिड से ज़्यादा देर के लिए वो कर दिया तो सारे सेल्स इल्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना हाई परफॉर्मेंस, ये अपना थर्ड पॉइंट होगा और ये अपना फोर्थ पॉइंट होगा। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तो आप सबने पढ़ी होगी कि कैसे करके फिल्टर पेपर लेते हैं, इस पे अपन जो भी अपना वो रहता है उसको फिर अपन एक सॉल्यूशन में रख देते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिफरेंशिएट हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस मतलब अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड मतलब वही जो अपन अपना ब्लड है वो लिक्विड ही तो है, तो उसकी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं अपन। सेपरेट करती है हीमोग्लोबिन के फ्रैक्शन को प्रिसाइजली। जैसे अलग अलग हीमोग्लोबिन है, जैसे अपन ने हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ना, उसी टाइप से होती है। तो जैसे ये HbA होगा, ये वाला HbA का कलर होगा, ये HbF का होगा, ये HbS का होगा। तो अलग अलग जो हीमोग्लोबिन है उनको HbA1 का होगा, तो अलग अलग हीमोग्लोबिन को सेपरेट करती है। एडवांटेज क्या है, बहुत एक्यूरेट होती है और क्वांटिटेटिव एंड रिलायबल। क्वांटिटी मतलब फिक्स क्वांटिटी बता सकती है कि भाई इतना है, जैसे इतने परसेंटेज, जैसे अपने नॉर्मल कितनी थी 0.5%, तो भाई ऐसे बता सकती है 0.6% इसमें HbF है, तो फिक्स क्वांटिटी बता सकती है। जो भी टेस्ट क्वांटिटी बता सकता है उसको अपन क्वांटिटेटिव बोलते हैं। रिलायबल होती है, रिलायबल मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको अपन भरोसा कर सकते हैं कि हाँ भाई इसका रिजल्ट सही होगा। नेक्स्ट अपना एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके लिए अपन को जो क्रोमेटोग्राफी का पूरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसका रीडर चाहिए करने के लिए, और रिएजेंट चाहिए काफी सारे, रिक्वायर इक्विपमेंट। नेक्स्ट अपना फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री जो नॉर्मली जो अपने CVC एनालाइजर है उसमें भी फ्लो साइटोमेट्री होती है, यूज करती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं, जो एक ही जो अपना जो सेल होता है उससे फॉर्म होती है, उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, और डिटेक्ट करती हैं HbF। इसमें क्या होगा, ऐसे मान के चलो ये HbF है, इसके अगेंस्ट अपन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना ली, ठीक है ना, अपन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना ली। अब इसको अपन ने जैसे एलाइजा करते हैं ना, इसको अपन इन दोनों को रिएक्ट कराया, फिर जो अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट अपन ने एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल दी, तो फिर कलर प्रोड्यूस होगा। ऐसे एलाइजा वाला प्रिंसिपल होता है इसमें। हाई सेंसिटिविटी होती है, यूजफुल फॉर रिसर्च, और इसको अपन रिसर्च के लिए यूज करते हैं, नॉर्मल टेस्टिंग के लिए यूज नहीं करते। और बहुत ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इसके लिए अपन को पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि वही एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसीजर है और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। नेक्स्ट है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, HbF कब इंक्रीज होता है, थैलीसीमिया मेजर और माइनर में, सिकल सेल एनीमिया में, जो हेरिडेटरी परसिस्टेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन, मतलब हेरिडेटरी मतलब उसके जेनेटिक्स में ही है ये कि उसका फीटल हीमोग्लोबिन का परसिस्टेंट होगा। मतलब उसका जो फीटल हीमोग्लोबिन है ना, अपन क्या देख रहे थे कि 6 मंथ की एज तक वो सारा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर जो ये वाली कंडीशन वाले जो पेशेंट होंगे, जो बच्चे होंगे, उनमें पैदाइशी जो हीमोग्लोबिन होगा HbF वाला, वो उनके अंदर हटेगा नहीं, मतलब वो परसिस्ट कर जाएगा, उनके अंदर ही रहेगा वो, और वो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और कुछ ल्यूकीमियास, कुछ जो WBC के कैंसर्स होते हैं उनमें भी। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एस्टिमेशन। जो G6PD जो क्या है, एक एंजाइम है। G6PD एक एंजाइम है, किसमें कहाँ पे यूज होता है, जो अपन आप सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सेकंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री में, HMP शंट। HMP शंट में कहाँ आता है, यहाँ पे इसकी वो भी रिएक्शन में लिखी है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता है, ठीक है, और एक NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, NADPH बनाने का। क्या करता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट करता है और एक NADPH बनाता है, किसमें, HMP शंट में। HMP शंट मतलब हेक्सो मोनोफॉस्फेट शंट, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, G6PD एंजाइम है इन RBC, और ये RBC के अंदर रहता है। RBC के अंदर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो RBC के अंदर क्या न्यूक्लियस नहीं है, और सेल्स में न्यूक्लियस होता है, तो वहां पे और तरीकों से भी अपन मतलब डिफरेंट तरीके से अपन NADPH बना सकते हैं, पर RBC में सिर्फ इसी तरीके से अपन NADPH बना सकते हैं। और NADPH क्या करता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जैसे कि पेरोक्साइड, उनको हटाने का काम करता है NADPH, उनका स्कैवेंज करता है, जैसे फ्री रेडिकल्स को रोकता है। इससे क्या होता है, जो RBCs है ना वो रप्चर होने से बचते हैं। फ्री रेडिकल क्या करते हैं, जैसे पेरोक्साइड है, H2O2 है, H2O2 क्या टूट के किसमें, H2O में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गए। अब जो नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, RBC की मेम्ब्रेन से टकराएगा और उसको रप्चर कर देगा, हीमोलिसिस कर देगा उसका। तो इनको ये जो रिएक्शन है ना,
इसको रोकने के लिए अपन को NADPH चाहिए होता है। और NADPH कौन बनाता है? G6PD। G6PD जो एंजाइम है कहाँ से? इससे HMP शंट से बनाता है, ठीक है। अगर ये नहीं बनेगा तो क्या होगा? जिस पर्सन में ये क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये जीन से ट्रांसफर होती है। जैसे मान लो किसी के फादर को G6PD की डेफिशिएंसी है तो उसके बच्चों में भी G6PD की डेफिशिएंसी होगी। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा कि ये नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा। तो जब भी ऐसा स्ट्रेस होगा जहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स बनेंगे ना, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो उसकी जो सेल होगी वो रप्चर हो जाएगी, RBC होगी रप्चर हो जाएंगी और हीमोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, एंजाइम है जो RBC में प्रेजेंट होता है, HMP शंट में काम आता है, प्रोटेक्ट करता है RBC को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। मैंने बताया आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज कौन कर रहा है? ये अपने पेरोक्साइड, जिनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं अपन। ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय जनरेटिंग NADPH, और NADPH क्या करता है? इनको रोकता है। डेफिशिएंसी में क्या हुआ? हीमोलिसिस व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे कि ड्रग्स, इन्फेक्शन और फावा बीन्स। जो फावा बीन्स खाने से या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ ड्रग्स ऐसी ले ली जो ये ऑक्सीडेंट्स को बना रही है, जो अपना पेरोक्साइड है इसको बना रही है। नेक्स्ट क्या है अपना प्रिंसिपल? क्या है? अब अपन G6PD का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या है इसका? अपन प्रिंसिपल में क्या कर रहे हैं? इसका मेजर काम क्या है NADPH का, इसका G6PD का? ये NADPH बना रहा है, ठीक है। अपन क्या करेंगे? इस NADPH को मेजर करेंगे, ठीक है। NADPH को G6PD कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। तो NADPH फॉर्म्ड इज मेजर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अपन किस पे बनाते हैं, किस पे देखते हैं अपन? उसको देखते हैं 340 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। 340 नैनोमीटर पे अपन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कलरीमीटर से एडवांस इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें अपन कलर मेजर करते हैं और जो इंफ्रारेड वेवलेंथ और डिफरेंट वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। उससे अपन NADPH की क्वांटिटी को मेजर कर लेंगे। अगर NADPH मतलब उसमें G6PD प्रेजेंट होगा तो NADPH बनेगा तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, अपन उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर हो जाएगा। अगर G6PD नहीं होगा तो NADPH नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी मेजर नहीं कर पाएंगे अपन उसको, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, अपन उसको मेजर कैसे करेंगे। नेक्स्ट है रेट ऑफ NADPH प्रोडक्शन इज इक्वल टू G6PD एक्टिविटी, कि अगर जितनी रेट है, मतलब कितनी रेट से NADPH बन रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो किसके इक्वल होती है? G6PD के। कि भाई G6PD होगा जब भी NADPH बनेगा, और NADPH होगा इसका मतलब है कि G6PD है, G6PD की डेफिशिएंसी नहीं है। नेक्स्ट क्या है इसके मेथड्स? कौन कौन से मेथड से अपन जो G6PD है उसको एस्टिमेट करते हैं? एक तो अपना स्क्रीनिंग मेथड। स्क्रीनिंग मेथड मतलब बस पता लगाना कि NADPH बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक दूसरा होता है अपना क्वांटिटेटिव मेथड, कि भाई NADPH बन रहा है तो कितना बन रहा है। किसी में मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी में 10 ग्राम बन रहा है, किसी में 20 ग्राम बन रहा है, किसी में 5 ग्राम बन रहा है, तो ये तो क्या होगी? इसकी क्वांटिटी बताना, तो ये क्वांटिटेटिव टेस्ट। और स्क्रीनिंग टेस्ट कि भाई बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, किसी में NADPH बन ही नहीं रहा, किसी में बन रहा है, तो वो उसकी वो बताना, स्क्रीनिंग, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें कौन कौन से आता है? इसमें मतलब मेथीमोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट और फ्लोरेसेंट स्पॉट टेस्ट। दो मेथड क्या है? मेथीमोग्लोबिन क्या होता है? मेथीमोग्लोबिन क्या होता है? मेथीमोग्लोबिन जब NADPH के प्रेजेंस में आता है ना, तो वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है मेथीमोग्लोबिन। ये किसमें? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे डायग्राम इसमें दिखाऊं आपको, ये डायग्राम। अब इसमें क्या होगा? अगर ये डायग्राम, ये तो सिकलिंग टेस्ट का डायग्राम है, इसमें भी था एक डायग्राम। तो इसमें अगर मेथीमोग्लोबिन होगा ना, जैसे मान के चलो ये अपनी एक ट्यूब है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? मेथीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? मेथीमोग्लोबिन का कलर होता है ब्राउन कलर का, ठीक है, ऐसे डार्क ब्राउन कलर का कलर होता है इसका। अब ये जैसे इसमें अगर इसमें अपना वो प्रेजेंट होता है, क्या इसमें अगर अब NADPH हो, तो NADPH क्या करता है? मेथीमोग्लोबिन के ब्राउन कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, हल्के रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। जो मेथीमोग्लोबिन का ब्राउन कलर होता है वो उसको हल्के रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखेंगे एक बार अपन, क्या समझाया मैंने? मेथीमोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट में क्या होता है? रिड्यूस कर देता है मेथीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में। मेथीमोग्लोबिन ब्राउन कलर का होता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। नेक्स्ट है अपना फ्लोरेसेंट स्पॉट टेस्ट। फ्लोरेसेंट स्पॉट टेस्ट में क्या होता है? एक और प्रॉपर्टी क्या होती है NADPH की, कि जब फ्लोरेसेंट लाइट में, फ्लोरेसेंट मतलब ऐसे चमकने वाली लाइट जो यूवी रेज की उसमें चमकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है NADPH की। तो ये फ्लोरेसेंट लाइट में या फिर यूवी रेज में चमकते हैं, मतलब ये अलग एक तरह से कलर देंगे। नॉर्मली तो ये कोई लाइट नहीं दे रहे, पर जब इन पे फ्लोरेसेंट लाइट डाली जाएगी तो ये जो यूवी लाइट डाली जाएगी तो फ्लोरेसेंस करेंगे, तो चमकेंगे ये यूवी लाइट के प्रेजेंस में।
ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या होता है, इसकी एडवांटेज क्या होता है, क्विक होता है और चीप होता है। ये जो स्क्रीन टेस्ट होता है फटाफट कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट स्पॉट में तो उनको यूवी लाइट डाल के देखनी है, पर ओनली क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ ये बता रहा है कि एनएडीपीएस बन रहा है नहीं बन रहा, या G6PD प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपना क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव में वही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो अपनी मशीन होती है पूरी, इसमें अपन उसको फिल करके और फिर उसकी G6PD की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, भाई G6PD कितना प्रेजेंट है, या कितना ग्राम या कितना माइक्रोग्राम नैनोग्राम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड एनालाइजर। ऑटोमेटेड एनालाइजर के भी अंदर अगर अपन अंदर जाएंगे ना, मतलब उनके अंदर का मैकेनिज्म देखेंगे तो वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे ही बेस्ड होंगे कि उनके अंदर यही चल रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एक्यूरेट होता है, क्वांटिटेटिव होता है, पर रिक्वायर करता है लैब सेटअप। उसके लिए पूरा एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर पूरा ऑटोमेटेड एनालाइजर लाना पड़ेगा। नॉर्मल होती है 7 से 10 यूनिट्स पर ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने 7 से 10 यूनिट किसकी प्रेजेंट होती है, G6PD की। डेफिशिएंसी में क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब जो ब्लड सेल्स की उनका लाइसिस होना, हीमोलाइसिस होना, हीमोलाइटिक एनीमिया। नियोनेटल जॉन्डिस और फाविज्म। फाविज्म मतलब जिसने फावा बीन्स को इंजेस्ट कर लिया। हेल्प इन स्क्रीनिंग बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स। और जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है ना, वो भी किस टाइप की ड्रग्स होती हैं, जो ऑक्सीडेंट ड्रग्स होती हैं, जो अगर किसी को G6PD की वो है डेफिशिएंसी है तो उसको अगर अपन एंटी मलेरियल ड्रग्स देंगे ना, तो उसके अंदर ये भी जितनी भी कंडीशन है जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया और ये मतलब उसकी जो सेल्स होंगे ना वो ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे। इससे प्री मैक्वेनिन ये एक टाइप की एंटी मलेरियल ड्रग्स है, मतलब जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट है अपना सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट क्या होता है, सिकलिंग टेस्ट क्या होता है, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है टू डिटेक्ट सिकल सेल डिजीज और ट्राइड का मतलब उसके अंदर जीन। एक तो देखो अगर उसके अंदर जीन होगा तो जरूरी नहीं है कि वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है मतलब जब वो काम कर रहा है, जब वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, तो जब ही वो डिजीज करेगा, सिकल सेल डिजीज करेगा। नहीं तो वो नॉर्मली प्रेजेंट भी हो सकता है, मतलब इंसान के अंदर प्रेजेंट है वो जीन ट्राइड जो बोलते हैं इसको, वो ट्राइड उसके अंदर प्रेजेंट है, पर वो सिकल सेल डिजीज नहीं कर रहा, वो ये कंडीशन है जो बीमारी है ये नहीं कर रहा। तो दोनों को टेस्ट करने के लिए अपन सिकलिंग टेस्ट करते हैं। ये क्या है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब वही एक अपनी लेबोरेटरी का टेस्ट है डायग्नोस करने के लिए, मतलब बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सी बीमारी का, सिकल सेल डिजीज या फिर ट्राइड का, मतलब उसके जीन का। नेक्स्ट क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब ये सिकलिंग टेस्ट है, ये अपन करते कैसे हैं बॉडी में, तो क्या हो रहा है। अब इसका प्रिंसिपल पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिकलिंग जो सिकल सेल डिजीज में क्या होता है। सिकल सेल अपनी नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है, ये अपनी नॉर्मल आरबीसी है। अब इसके ऊपर तो क्या होता है, इसके ऊपर तो अपन ने अभी पढ़ा था, जो सबसे मेजर जो हीमोग्लोबिन होता है अडल्ट HbA होता है, HbA अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब ये दूसरी अपनी जो अपना जो सिकल सेल डिजीज वाला जो पेशेंट है ना, उसकी आरबीसी है, ठीक है। इसमें कौन सा हीमोग्लोबिन होगा, इसमें होगा HbS। इसमें अडल्ट हीमोग्लोबिन HbA ना होकर इसका जो हीमोग्लोबिन होगा HbS, ठीक है। HbS की प्रॉपर्टी क्या है, जब HbS को अपन जब उसमें रखते हैं डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में, मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती तो क्या करता है, ये HbS पॉलीमराइज कर देता है। जैसे इसके ऊपर और भी HbS होंगे तो इनमें क्या है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल होती है ना वो ऐसे सिकुड़ जाती है, वो श्रिंक हो जाती है, और वो श्रिंक हो क्या करती है, क्रेसेंट मून मतलब जो आधा चांद होता है, जैसे यहाँ पे अपने डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे क्रेसेंट मून के जैसी, आधे चांद की जैसी ऐसे करके शेप बना ली। अभी मैंने बताया शेप क्यों बना रही है, क्योंकि इनके ऊपर कौन सा नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट, HbA नहीं प्रेजेंट, इनके ऊपर है HbS। और जब HbS की प्रॉपर्टी क्या होगी, जब भी डीऑक्सीजनेटेड स्टेट मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये पॉलीमराइज हो जाएंगे। अभी सारे HbS से पॉलीमराइज हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अब एक दूसरे से चिपकेंगे तो प्रेजेंट तो किस पे है, प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर, तो ये आरबीसी को पूरा ऐसे सिकोड़ लेंगे, उसको श्रिंक कर देंगे, ठीक है। तो HbS पॉलीमराइजेशन इन डीऑक्सीजनेटेड स्टेट डिस्टॉर्टिंग आरबीसी इनटू सिकल शेप, मतलब उसकी जो शेप, उसकी नॉर्मल शेप तो क्या है, उसकी नॉर्मल शेप है ऐसे डिस्कॉइडल। अब जैसे ये श्रिंक होंगे तो इसकी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब इसकी शेप चेंज होकर सिकल शेप हो जाएगी, सिकल मतलब चांद की जैसी। नेक्स्ट अपना अपन ये तो अपनी नॉर्मल बॉडी में हो रही है, पर अगर इसको अपन लैब में करना हो तो लैब में अपन क्या करेंगे, ऐसी कोई चीज डालेंगे
जो ऑक्सीजन की एब्सेंस क्रिएट करे, मतलब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट बनाए, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा, जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, और इंड्यूस करेगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस। जहां पे भी हाइपोक्सिया वर्ड सुनाई दे, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस। तो अब ये तो क्या है इन वीवो, ये क्या है इन विट्रो। इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है, इन विट्रो मतलब जो अपन टेस्ट ट्यूब में अपने लैब में कर रहे हैं। तो हाइपोक्सिया इंड्यूस होगा। कौन इंड्यूस करेगा हाइपोक्सिया? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये होता है ऑक्सीजन को यूज कर लेता है वो। तो उसकी वजह से क्या सिकलिंग ऑब्जर्व हो गया अंडर माइक्रोस्कोप। मैं ब्रीफ मतलब इसका मेथड देख लेते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड वाला। वैसे मैं नॉर्मली ब्रीफ में एक बार समझा देता हूँ। जैसे अपन इसमें नॉर्मली क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे। कौन से वाले मेथड में देख रहे हैं अपन? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड वाला। एक स्लाइड लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, एक ड्रॉप अपन अपने ब्लड की डालेंगे, फिर इसमें अपन एक ड्रॉप सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की डालेंगे, फिर इसको कवर स्लिप से कवर करके और साइड से उसको वैसलीन से सील कर देंगे। वैसलीन से उसको साइड से सील कर देंगे। सील क्यों करा? ताकि वो ऑक्सीजन की एंट्री ना हो, ठीक है ना। वैसलीन से सील कर देंगे, फिर उसको अपन 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे, मतलब स्टैंड करेंगे, उसको रख के रखेंगे, फिर उसके बाद मेजर करेंगे। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो भाई 1 से 2 घंटे के लिए क्यों रखा? 1 से 2 घंटे के लिए इसलिए रखा, अगर उसमें HbS प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, उस मतलब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में वो पॉलीमराइज होने लग जाएंगे सारे HbS, और पॉलीमराइज होके क्या करेंगे, वो उसको सिकल शेप का बनाएंगे। तो उसकी सिकल शेप बने, इसका इंतजार करेंगे अपन 1 से 2 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर अब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर और देखेंगे अगर उसमें भाई जो सिकल सेल्स है वो बनी कि नहीं बनी, ठीक है। मिक्स, अब इसका अपन मेथड पढ़ लेते हैं एक बार, थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको वर्बली समझा दिया कि मिक्स अ ड्रॉप ऑफ ब्लड विद 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सील विद अ कवर स्लिप टू प्रिवेंट ऑक्सीजन एंट्री। कवर स्लिप से सील करेंगे ताकि ऑक्सीजन की एंट्री ना हो। नेक्स्ट क्या है, कवर स्लिप टू प्रिवेंट ऑक्सीजन एंट्री। एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर 1 to 12 hours, 1 से 2 घंटे बाद माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, और अगर सिकल सेल विजिबल है तो इसका मतलब उसको सिकल सेल डिजीज है या फिर सिकल सेल एनीमिया है। अब इसमें चलो डिजीज तो है, पर इसमें पैथोलॉजी क्या हो रही है, एनीमिया क्यों हो रहा है? ये जो सिकल सेल है ना, वो सारी है ना, मतलब वो उनका हीमोलिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट एक और मेथड क्या होता है, सिकलिंग सॉल्बिलिटी टेस्ट। ये की स्क्रीनिंग टेस्ट है। हीमोलाइज आरबीसी एंड एड रिड्यूसिंग एजेंट। आरबीसी जो है उनको अपन हीमोलाइज कर लेंगे, उनको ब्रेक डाउन कर लेंगे, और उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे। HbS फॉर्म करेगा टर्बिड सॉल्यूशन, वाइल नॉर्मल HbS सॉल्यूशन रिमेन क्लियर। क्या समझ में आया कि अपन ने एक टेस्ट ट्यूब ली, जिसके अंदर अपन ने ब्लड लिया, और उसके अंदर सारे ब्लड जो आरबीसी उनको हीमोलाइज कर दिया, उनको ब्रेक डाउन कर दिया। भाई सेंट्रीफ्यूज करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपन उनको, जो उसमें एंटीकोगुलेट ब्लड को अगर अपन सेंट्रीफ्यूज करें तो उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रेक डाउन कर दिया अपन ने। अब उसमें क्या होगा, अगर उसमें HbA होगा, मतलब नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन होगा, तो जब अपन उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो वो क्लियर रहेगा, मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो क्लियर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एकदम क्लियर रहेगा। पर जब उसमें HbS रहेगा, मतलब अगर सिकल सेल डिजीज है तो HbS रहेगा, HbS हीमोग्लोबिन रहेगा, ठीक है। जब वो इसमें रहेगा ना, जब अपन रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो क्या होगा, HbS जो होगा वो टर्बिड सॉल्यूशन बना लेगा, प्रेसिपिटेट करके टर्बिड मतलब धुंधला सा सॉल्यूशन बन जाएगा, जो ब्लड का और उसका धुंधला सॉल्यूशन बन जाएगा। जो अपना ब्लड का जो सॉल्यूशन है ना, हेमोलाइज करने के बाद वो टर्बिड हो जाएगा, उसमें से अपन आर पार नहीं देख सकते। अब जैसे अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्या कैसे। अब इसको अपन टेस्ट कैसे करेंगे भाई, टर्बिड हुआ कि नहीं हुआ। अपन किसी पेपर पे 2 लाइन खींच कर रखेंगे, 2 लाइन खींच रखी है अपन ने, तो जो नेगेटिव वाला होगा ना, उसमें से क्या है, आर पार मतलब आर पार अपन को लाइनें दिखेंगी, जैसे इसमें दिख रही है, ये जो 2 लाइनें अपन को आर पार दिख रही है। पर जो पॉजिटिव होगा, जिसमें सिकल सेल डिजीज होगी, तो उसमें क्या सॉल्यूशन इतना टर्बिड हो गया, इतना धुंधला हो गया कि जो पीछे की जो पेपर में जो लाइनें खिंची हुई है अपन को दिखेगी नहीं, जैसे इसमें नहीं दिख रही, ठीक है। अब रिजल्ट में क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट सिकल सेल आरबीसी विजिबल, और नेगेटिव में नॉर्मल राउंड आरबीसी ओनली। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ HbS मतलब जो सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन होता है, सिकल हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यूज फॉर स्क्रीनिंग सिकल सेल डिजीज एंड सिकल सेल ट्राइड। सिकल सेल डिजीज और सिकल सेल ट्राइड। डिजीज तो भाई कंफर्म है कि बीमारी है, और ट्राइड में क्या होता है कि उसमें सिर्फ जीन होता है उसका, कि भाई HbS का जीन होता है, पर वो इफेक्टिव नहीं होता, मतलब वो डिजीज नहीं करता।
अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, ऑटोमेशन इन हेमाटोलॉजी बेसिक प्रिंसिपल। कि जो हेमाटोलॉजी में जो ऑटोमेशन हो रहा है, ऑटोमेशन कैसे हो रहा है, तो सबसे बड़ा एक ऑटोमेशन क्या है, वो सीबीसी काउंटर उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। बाकी भी ऑटोमेशन है, पर जो सबसे मेजर जो ऑटोमेशन, जैसे अपने पास स्लाइड स्टेनर्स भी आ गए अभी, तो ऑटोमेटिक स्लाइड स्टेनर्स भी आ गए हैं। स्लाइड स्टेनर मतलब जो स्लाइड की खुद अपने आप स्टेनिंग कर देते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे एसएमएस में लगे हुए हैं ये ऑटोमेटेड स्लाइड स्टेनर। तो ये अपन को मैनुअली स्लाइड को स्टेन नहीं करना पड़ता, या ऑटोमेटिकली स्टेन कर देते हैं। पर अपन जो मेजर जो अपना ऑटोमेशन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सीबीसी काउंटर, ब्लड सेल काउंटर, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या है अपना, इंट्रोडक्शन में क्या है कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। ऑटोमेशन का मतलब है ऑटोमेटेड एनालाइजर्स फॉर ब्लड काउंट एंड मॉर्फोलॉजी। और मतलब मशीन यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन, सब कुछ वो खुद कर रही है, साइज भी खुद बता रही है, फिर डीएलसी भी खुद कर रही है। डीएलसी मतलब के डब्ल्यूबीसीएस को अलग अलग भी खुद कर रही है, तो सारी चीजें वो कर रही है, मॉर्फोलॉजी बता रही है और ब्लड काउंट भी बता रही है। अब ये क्या होता है, रैपिड, एक्यूरेट और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। रैपिड का मतलब फटाफट रिजल्ट देंगे, एक्यूरेट मतलब फिक्स बताएंगे कि भाई अगर 4.5 मिलियन आरबीसी है तो 4.5 ही होंगी वो। और रिप्रोड्यूसिबल, अपन ने एक बार टेस्ट लगाया, अपन वापस लगा सकते हैं, अपन 10 बार वापस लगा सकते हैं। पर जैसे अगर अपन न्यू बार चैम्बर से करें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट अपना क्या है कि मैनुअल काउंटिंग को रिप्लेस कर दिया, जैसे हीमोसाइटोमीटर और माइक्रोस्कोपी से, जैसे अपन डीएलसी करते हैं तो डीएलसी को रिप्लेस कर दिया इसने, या फिर टीएलसी टीआरबीसी करते हैं तो उसको भी रिप्लेस कर दिया। अब इसमें अपने पैरामीटर कौन कौन से देखे जाते हैं। पैरामीटर मतलब अपन जो अपना सीबीसी काउंटर इसमें कौन कौन सी चीजें करते हैं, तो अपन इसमें करते हैं एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, इसको पीसीबी बोलते हैं, और आरबीसी इंडाइसिस जैसे एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। अपन डीएलसी कर सकते हैं, जो अपन ने भी नेक्स्ट पहला टॉपिक पढ़ा था ना, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल और इओसिनोफिल, इसमें अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, तो वो भी कर सकते हैं अपन इसमें। रेटिकुलोसाइट काउंट भी कर सकते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होती है, जो आरबीसी होती है, जो कि इमेच्योर आरबीसी होती है, जिनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। और फ्लैग्स ऑफ एबनॉर्मल सेल, फ्लैग्स मतलब कि डिटेक्ट करना, बताना कि भाई जैसे झंडा नहीं फहराते क्या अपन, ऐसे ये फ्लैग कर देती है, झंडा फहरा देती है कि भाई हाँ यहाँ पे एक एबनॉर्मल सेल है, यहाँ पे मान लो टारगेट सेल है, या फिर स्फीरोसाइट है, या फिर कोई से भी जो एबनॉर्मल सेल है, कोई सी भी जो बीमारी करने वाली जो सेल है, या बीमारी से बनने वाली जो सेल है, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब प्रिंसिपल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कि ये जो ऑटोमेटेड एनालाइजर्स होते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एक तो क्या है ऑप्टिकल लाइट स्कैटर, इसमें मतलब इसमें 3-4 प्रिंसिपल होते हैं, इसमें से एक दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होता है। एक का तो ये डायग्राम यहाँ पे अपन ने बना रखा है, ये वाला डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, ये कोटलर प्रिंसिपल का। पहले अपन एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या है। ऑप्टिकल लाइट स्कैटर और फ्लो साइटोमेट्री प्रिंसिपल। पहले मैं आपको फ्लो साइटोमेट्री का प्रिंसिपल बताता हूँ, कैसे फ्लो साइटोमेट्री कैसे काम करती है। अपन ने ये अपनी जो सेल्स हैं, ठीक है, इनको अपन ने एक पतली लाइन में, मतलब सिंगल सेल की लाइन में फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। अभी और सामने अपन ने क्या लगा रखा है, सामने अपन ने लगा रखी है एक लेजर बीम, ये लेजर गन लगा रखी है, और एक इसमें से लेजर निकल रही है, ठीक है। अभी लेजर क्या कर रही है, इससे टकरा रही है, इन सेल से टकरा रही है। अब इसका हम अगर अपन बड़ा करके देखें तो ये मान के चलो अपनी सेल है, ये अपनी लेजर है। अभी पूरी एक से लेजर आ रही है यहाँ से, इसको अपन दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। ऐसे पूरी लेजर लाइट आ रही है, ठीक है ना। अब ये पूरी लेजर लाइट, अब इसमें सेल में क्या होगा, अब ये सेल में अगर ये मान के चलो आरबीसी है, तो आरबीसी में क्या होता है कि आरबीसी है तो अपन इसकी शेप भी चेंज करते हैं। फिर ये मान के चलो आरबीसी है, तो आरबीसी क्या होती है, आरबीसी डिस्क शेप की होती है, ठीक है। तो ये डिस्क शेप की होती है। अब क्या होगा, अब जैसे इससे टकराएगी ना, ये कौन, जो अपनी लेजर आ रही है, ये इससे टकराकर अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये यहाँ से निकल जाएगी, फिर ये वाली इससे टकराएगी, ये एक दूसरी जो लाइट होगी यहाँ से निकल जाएगी, फिर ऐसे करके इससे डिफरेंशिएट अलग अलग हो जाएंगी। अब इससे क्या होगा, जैसे इससे टकराएगी ना तो इसकी शेप पता लग जाएगी अपन को यहाँ से, और इसमें से काफी सारी बीच में से निकल जाएंगी, तो इससे ये भी पता लग जाएगा कि इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। अगर बिना रिफ्लेक्ट हुए, बिना स्कैटर हुए जो लाइट है वो स्ट्रेट निकल रही है, तो इसका मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी अंदर ग्रैनुलरिटी नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे इसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी पता लग जाएगी, इसके अंदर के इसके अंदर न्यूक्लियस है या ग्रैन्यूल्स हैं, तो वो पता लग जाएगी। इससे अपन को डिटेक्ट हो जाएगा भाई आरबीसी है। ऐसे डब्ल्यूबीसी है, मान के चलो लिम्फोसाइट है। अब लिम्फोसाइट में तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब ज्यादातर जो सेल्स को घेर के रखता है। तो पहले तो सेल जो लेजर होगी यहाँ टकराएगी,
कोने से टकराएगी तो इसकी ऐसे कोने से टकराई, एक जो सेल, एक जो लेजर है वो ऐसे टकरा के निकल गई और एक नीचे ऐसे निकल गई, तो जो इसकी साइज का पता लग गया कि भाई कितनी बड़ी है। नेक्स्ट क्या है, कुछ लेजर अंदर गई, अंदर जाके मतलब अंदर जाके टकराई, तो बीच में डेंस मास है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से टकरा के कुछ स्कैटर होगी, तो फिर ये इन अलग अलग रीडिंग होंगी, तो इनकी जो रीडिंग होगी ना वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। जैसे ये अपनी सेल है, ये अपनी सेल है, तो इसकी यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रखा है अपन ने, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रखा है, तो इससे कुछ लेजर रेज आई, इससे टकरा के ये इधर गई, एक इधर से इधर से टकरा। अब यहाँ पे जो डिटेक्टर है, तो ये इनको क्या है, जो स्कैटर जो लाइट हो रही है, जो किरणें फैल रही हैं, उनको डिटेक्ट करके इसके अंदर की ग्रैनुलरिटी और इसकी साइज के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, साइज के बारे में, शेप के बारे में, इसकी शेप कैसी है वो पता लगेगा। ये होता है फ्लो साइटोमेट्री। अपन फ्लो करवा रहे हैं सेल्स को, साइटोमेट्री, मेट्री मतलब काउंट करना, फ्लो करवा रहे हैं सेल्स को और उनको काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना सेल्स पास थ्रू लेजर बीम, सेल्स को पास कराते हैं लेजर बीम में। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रिक इम्पिडेंस या कोटलर प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये डायग्राम से समझेंगे अपन इसको, इलेक्ट्रिक इम्पिडेंस या फिर कोटलर प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें अपन ने एक ये चेंबर बना रखा है, इसको अपन वैक्यूम बोल रहे हैं। एक ही अपना अंदर वाला चेंबर है जिसके अंदर सेल का सस्पेंशन है। सेल्स का सस्पेंशन मतलब सेल्स को अपन ने कम डेंसिटी में सस्पेंड कर रखा है, इसके अंदर मान लो ये सेल्स छोड़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन ने ये वाले उसमें से ये जो अपना ये वाला जो वैक्यूम वाला जो कंटेनर है, इसमें अपन ने एक अपर्चर मतलब एक छोटा सा छेद बना रखा है। अब क्या होगा, और यहाँ से अपन ने इलेक्ट्रोड लगा रखी है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इनमें से क्या है, कंटिन्यूसली करंट पास हो रहा है। करंट को मैं ब्लू कलर से डिपिक्ट करता हूँ, तो इनके इस अपर्चर में से कंटिन्यूसली कलर पास हो रहा है, जैसे यहाँ पे समझे अपन, तो इस अपर्चर में से करंट पास हो रहा है। अब क्या होगा, अब नॉर्मल कंडीशन में तो करंट पास हो रहा है, पर इसमें से क्या करा रहे हैं अपन, सेल्स भी पास करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें से अपन ने सेल्स पास करवाई, इसके अंदर से ये जो अपर्चर है इसके अंदर से सेल्स पास करवाई। अब सेल इसमें से पास हुई। अब मान के चलो ये अपना अपर्चर था, नॉर्मल कंडीशन में तो क्या है, इसमें से करंट फ्रीली फ्लो हो रहा है। जैसे अपन करंट को येलो वाले से, नॉर्मली तो क्या है, करंट फ्रीली फ्लो हो रहा है, कोई भी इसको रोक नहीं रहा। पर जैसे ही इसके अंदर कोई सेल आई, सेल क्योंकि अपन सेल फ्लो करा रहे हैं, यहाँ पे कोई सेंटर में कोई सेल आई इसमें। ठीक है, यहाँ पे कोई सेल आई, एक सेल आई। अब इसमें से क्या होगा, जो करंट पहले पास हो रहा था, अब यहाँ पे कोई सेल आ गई बीच में। ठीक है, अब नॉर्मली तो क्या हो रहा था, करंट नॉर्मली पास हो रहा था। अब क्या होगा, अब ये सेल इसके करंट को रोकेगी। ठीक है, अभी इधर से और इधर से पास होगा तो कम करंट पास होगा। जैसे यहाँ पे अपने इलेक्ट्रोड लगा रखी है तो कम करंट पास होगा। तो जैसे ही कम करंट पास होगा ना, तो जो मशीन होगी इसके अंदर वो इसको डिटेक्ट कर लेगी और ऐसे ग्राफ बनाएगी, ऐसे करके ग्राफ बनाएगी। वहां पे आके एक ग्राफ बनेगा, जैसे कोई सेल यहाँ से निकली और उसने क्या है, करंट को रोका, तो वहां पे ग्राफ बनेगा। और ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनते जाएंगे, इसमें मैं यहाँ पे बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनते जाएंगे। और जितने ग्राफ बनेंगे ना, उतने ही सेल्स हैं, मतलब उतने ही सेल निकले हैं, उतने सेल इस अपर्चर में से निकले। और इस तरीके से फिर अपन इनके सेल्स के नंबर को काउंट करते हैं। इसको बोलते हैं अपन कोटलर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पिडेंस। इलेक्ट्रिक इम्पिडेंस का मतलब है कि करंट को रोक रहा है, जो सेल जो करंट को रोकती है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इम्पिडेंस। ये कोटलर प्रिंसिपल समझ में आ गया। ब्लड सेल सस्पेंशन इज, अभी इसका अपन थ्योरी देख लेते हैं एक बार। ब्लड सेल सस्पेंडेड इन कंडक्टिव फ्लूइड पास थ्रू अपर्चर। मैंने समझा आपको कि ब्लड सेल्स को सस्पेंड कर दिया इसमें, फिर उनको एक अपर्चर से पास कराया गया। ईच सेल डिस्प्लेसेस इलेक्ट्रोलाइट, जो मतलब यहाँ पे आके जो सेल है कुछ इलेक्ट्रोलाइट को डिस्प्लेस करेगी, कॉज करेगी चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट है उसको चेंज करेगी, यहाँ पे आके बीच में कुछ रेजिस्टेंट क्रिएट करेगी, उसको काउंट करेगी। पल्स, उससे क्या है, पल्स क्रिएट होगी। पल्स मतलब मैंने समझाया कि ऐसे करके ऐसे पल्स क्रिएट होगी। पल्स साइज, सेल वॉल्यूम। अगर और एक और बात क्या है, अभी अपर्चर है, ठीक है, ये दो अपर्चर मान के चलो, एग्जांपल समझते हैं हम। छोटी सेल होगी, जैसे आरबीसी है, छोटी सेल है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कम छोटा ग्राफ बनेगा। और जैसे मोनोसाइट हो, बड़ी सेल है, तो मोनोसाइट का तो ग्राफ कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, और आरबीसी उसका ग्राफ छोटा बनेगा। तो इससे क्या है, सेल की साइज भी बता सकते हैं और सेल का नंबर भी बता सकते हैं। ठीक है ना, यूज फॉर सेल काउंटिंग एंड साइजिंग।
फॉरवर्ड स्कैटर सेल साइज, और इसके बाद ये जो इसका इसमें था अपना किसमें फ्लो साइटोमेट्री, मैंने बताया फॉरवर्ड स्कैटर होगा तो सेल की साइज बताएगा, जो सामने से आ रही है तो ये जो सामने से जो आ रही है वो तो इसकी मतलब सामने जाके ये सामने वाला जो ये है डिटेक्टर है, इन पे जो मिल रही है वो तो इसकी साइज बताएंगे, और जो क्योंकि अंदर जो न्यूक्लियस से टकरा के निकल रही है तो इसकी वो इसकी अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे कि इसमें न्यूक्लियस कैसा है और ग्रेन्यूल कैसा है, उसको बोलते हैं साइड स्कैटर। यूज फॉर डब्ल्यूबीसी डिफरेंशिएशन, डब्ल्यूबीसी को डिफरेंशिएट, अब जैसे मोनोसाइट्स होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर किडनी शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट होते हैं उनके अंदर बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और मल्टीलोब ग्रैन्यूल्स होते हैं। यूसिनोफिल के अंदर पिंकिश रेड कलर के स्पेक्टिकल शेप के जैसे चश्मे के शेप के जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो अपने बेसोफिल्स होते हैं उनके अंदर एस शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस को बताती है। नेक्स्ट है अपना साइटोकेमिस्ट्री। साइटोकेमिस्ट्री कैसे कि अपन ने कुछ कलर कर दिया, मतलब जैसे ये अपनी सेल्स है, सेल को अपन ने कुछ फ्लोरेसेंट डाई से स्टेन कर दिया और फिर उसको अपन देख रहे हैं मतलब माइक्रोस्कोप में, या फिर जो अपना जो मतलब जैसे डीएनए और आरएनए को अपन फ्लोरेसेंट डाई से स्टेन कर दिया, फिर उसको अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेंगे। डाई ऑफ फ्लोरेसेंट मार्कर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सेल। जैसे मोनोसाइट है तो मोनोसाइट मान के चलो एक्स वाली स्टेन लेता है, एक्स वाली स्टेन से फिर वो एक्स वाली जो जितने भी स्टेन दिखेंगे अपन को उसका मतलब उतने मोनोसाइट हैं। इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ डीएलसी एंड रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट और डीएलसी को इंप्रूव करता है ये। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बोन मैरो एग्जामिनेशन। ये लास्ट टॉपिक है अपना हेमेटोलॉजी का, बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन क्या है अपन को नाम से समझ में आ रहा है। बोन मैरो, बोन मैरो क्या होती है, जो बोन्स के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, बोन्स के बीच अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं बोन मैरो, और उसका एग्जामिनेशन करना। अब उसका अपन एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो क्या काम आती है, बोन मैरो जितने भी जो सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके फॉर्मेशन में काम आती है। तो अगर बोन मैरो को दिक्कत हुई तो अपने सेल्स नहीं बनेंगे, सेल्स नहीं बनेंगे तो पूरी बॉडी का ही मैकेनिज्म खराब हो जाएगा। तो अपन देखते हैं बोन मैरो डेफिनेशन। प्रोसीजर टू स्टडी बोन मैरो सेल्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ हेमेटोलॉजिकल सिस्टमिक डिजीज। हेमेटोलॉजिकल समझिए ना आप, हेमेटोलॉजिकल मतलब क्या है, ब्लड सेल्स वाली, ब्लड सेल्स से होने वाली जो भी डिजीज है, और सिस्टमिक से क्या है कि पूरे ऑर्गन्स में होने वाली जो भी बीमारी है अपन सबका डायग्नोसिस कर सकते हैं बोन मैरो से। अब मान के चलो किसी को इन्फेक्शन हुआ तो वो बोन मैरो में, क्योंकि ब्लड के थ्रू बोन मैरो में चल जाएगा बैक्टीरिया या फिर जो भी एंटीजन एंटीबॉडीज है, तो अपन बोन मैरो से भी जो अपना इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परफॉर्म बाय, दो टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं, एस्पायरेशन और बायोप्सी। एस्पायरेशन के नाम से समझ में आ रहा है कि जो बोन मैरो जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालना। बायोप्सी मतलब पूरे बोन मैरो की जो मतलब जो टिश्यू है उसको बाहर निकालना। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, टिश्यू लेना, और एस्पायरेशन मतलब फ्लूइड लेना। एस्पायरेशन रिमूव्स लिक्विड मैरो, जो लिक्विड बोन मैरो है उसको, और ये रिमूव करता है सॉलिड कोर ऑफ बोन मैरो। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा सेल्स का टिश्यू का पार्ट आता है बायोप्सी में। इसमें अपना हिस्टोपैथोलॉजी वाली जितनी भी स्टेन्स होती हैं प्रोसीजर करते हैं, पहले फिक्सेशन, फिर उसके बाद जितनी भी मतलब पहले टिश्यू प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद माइक्रोटोमी, फिर टिश्यू बनाते हैं, फिर एचएनई स्टेन करते हैं। एस्पायरेशन में ऐसा नहीं होता, एस्पायरेशन में अपन नॉर्मल स्टेन भी कर सकते हैं, रोमनस की स्टेन भी कर सकते हैं, और इसमें अपन लिक्विड लेंगे। नेक्स्ट अपना इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या मतलब है कि बोन मैरो डॉक्टर लिख रहा है, बोन मैरो का एग्जामिनेशन डॉक्टर लिख रहा है, तो कौन कौन सी कंडीशन में डॉक्टर बोन मैरो का एग्जामिनेशन करवा रहा है। ठीक है, किस किस में, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया। अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया मतलब अपन को पता नहीं लग रहा पर अपने आरबीसी कम हो रहे हैं, अपने जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो रहा है। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, टीआरबीसी कम होते हैं, और क्या ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बोन मैरो का काम क्या है, बोन मैरो का काम है सारे सेल्स का बनाना, सारे सेल्स का फॉर्मेशन करना। तो अनएक्सप्लेन मतलब पता नहीं लग रहा, अपन ने सीबीसी करा ली, सारे टेस्ट करा लिए, फिर भी पता नहीं लग रहा कि भाई एनीमिया हो रहा है, ल्यूकीमिया हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट कम होना, ल्यूकीमिया मतलब डब्ल्यूबीसी कम होना। और सस्पेक्टेड ल्यूकीमिया मतलब डब्ल्यूबीसी का कैंसर, कि भाई सस्पेक्ट कर रहे हैं अपन। जब अपन ने सीबीसी कराई तो उसमें नॉर्मल तो कितना होता है 4000 से 11000, पर उसमें आ रहा है 50000, तो ये होता है सस्पेक्टेड ल्यूकीमिया। तो हो सकता है शायद है ना, ये अपन ने 2-3 बार टेस्ट कराया फिर भी 50000 उसकी टीएलसी आ रही है। तो सस्पेक्टेड ल्यूकीमिया का मतलब है कि शायद ऐसा लग रहा है कि इसको शायद डब्ल्यूबीसी या ब्लड कैंसर हो, लिम्फोमा या फिर मल्टीपल माइलोमा, जो मेलानोसाइट्स होते हैं उसका कैंसर, और लिम्फोमा मतलब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसका कैंसर।
बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन के बोन मैरो में कोई इन्फेक्शन हो गया कि भाई टीबी का इन्फेक्शन हो गया, कार्सिनोमा हो गया, बोन मैरो का ही कैंसर हो गया। इन्फिल्ट्रेशन मतलब जो बोन मैरो के सेल्स के अलावा और भी सेल्स आ गए वहां पे। इन मतलब कोई चीज फिल्टर है, और इनफिल्ट्रेशन मतलब उसके जो चीज फिल्टर है उसको इनफिल्ट्रेट करना, उसके अंदर और कुछ चीज मिलाना। तो टीबी का जो बोन मैरो के सेल्स है उनमें टीबी का सेल आ गया, टीबी बैक्टीरिया आ गया या फिर कार्सिनोमा हो गया। और आयरन के एस्टिमेशन, इसके लिए अपन पर्ल्स स्टेन करते हैं, पर्ल्स स्टेन करते हैं आयरन एस्टिमेशन के लिए, पर्ल्स स्टेन करते हैं। और आयरन के स्टोर को भी अपन बोन मैरो से एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना कॉमन साइट्स ऑफ एस्पायरेशन या बायोप्सी। बायोप्सी के लिए या एस्पायरेशन के लिए कॉमन साइट्स क्या है? कॉमन साइट्स मतलब कौन कौन सी जगह से अपन बोन मैरो को एस्पायरेट करेंगे, बोन मैरो को निकालेंगे। सबसे कॉमन जो एक साइट होती है वो कौन सी होती है? सबसे कॉमन साइट होती है अपनी पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये इसमें डायग्राम में देख सकते हैं अपन, जो रेड कलर का मार्क हो रखा है इसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ से ले सकते हैं स्टर्नम, जो अपनी जो रिब्स के पास वाली जो बोन होती है इसको स्टर्नम बोलते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। पर इसमें से क्या रिस्की होता है लेना, क्योंकि अगर बाई चांस अगर जो नीडल है जिससे अपन एस्पायरेट कर रहे हैं वो हार्ट में चुभ गई या हार्ट को मतलब हार्ट में इंसर्ट हो गई तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। एक और वर्टिब्रा से, जो अपनी जो रील की हड्डी होती है इसमें जो वर्टिब्रा होते हैं उनसे ले सकते हैं, या फिर जो टीबिया से ले सकते हैं। टीबिया कौन सी बोन होती है? जो अपने पैर की जो हड्डी होती है उसको, उसमें ही एक और होती है टीबिया और फेबुला। तो फेबुला तो जो पतली वाली होती है और जो मोटी वाली होती है टीबिया। तो टीबिया से ले सकते हैं अपन, ये जनरली बच्चों में ली जाती है। अपन देख लेते हैं कॉमन साइट कौन कौन सी है। कॉमन साइट है अपनी अडल्ट्स में पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, मोस्ट सबसे कॉमन यही होती है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। स्टर्नम से ले सकते हैं एंटीरियर इलियक क्रेस्ट। अब एंटीरियर इलियक क्रेस्ट कौन सा होता है? जो अपन ऐसे ऐसे सामने खड़े हैं तो ये अपन टच करके देखेंगे, जो अपने हिप के ऊपर जो बोन्स होती हैं ये होती है इलियक क्रेस्ट, जो इनका ऊपर वाला हिस्सा होता है इलियक क्रेस्ट। और वर्टिब्रा से अपन रेयरली रहते हैं, वर्टिब्रा से और स्टर्नम से अपन रेयरली रहते हैं, क्योंकि वर्टिब्रा से मान लो अगर जो नीडल है वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड में चुभ गई तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, या फिर स्टर्नम से हार्ट में चुभ गई तो हार्ट पंचर हो सकता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस, बच्चों में कहाँ से लेते हैं? टीबिया से। टीबिया मैंने बताया आपको जो लोअर लिम्ब की जो मतलब दो वो होती है फेबुला और टीबिया बोन्स होती हैं, उनमें से टीबिया से लेते हैं, वो भी एंटीरियो मीडियल सरफेस। एंटीरियो मीडियल मतलब जो बाहर वाली और बीच वाली, ऊपर से बीच वाली जो सरफेस होती है, ऐसे नहीं कोने पे से ले ली। और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो अपन जो नॉर्मली अडल्ट्स में भी ले रहे थे, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो अपन ने क्या देख ली इसकी साइट्स कि कहाँ से अपन बोन मैरो एस्पायरेट करते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्या है कि कौन कौन सी नीडल से एस्पायरेट करते हैं। तो इसमें अपने पास एस्पायरेशन की नीडल अलग होती है और बायोप्सी की नीडल अलग होती है। और इसी में एक अपने पास एक क्या होती है कॉमन होती है, कौन सी? जमशेदी नीडल। इससे क्या कर सकते हैं अपन एस्पायरेट मतलब साइमल्टेनियसली एक ही साथ एस्पायरेट भी कर सकते हैं और बायोप्सी भी ले सकते हैं। मतलब पहले तो क्या होगा, अपन एस्पायरेट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा अंदर और घुमाकर और ट्विस्ट कर अपन बायोप्सी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एस्पायरेशन में दो कौन से होते हैं, एक तो साला और क्लेमा, जिनमें स्टाइलेट होता है। स्टाइलेट का काम क्या होता है? ये क्लेमा है और एक साला है। स्टाइलेट होता है, ये रहा एक स्टाइलेट, ये रहा एक स्टाइलेट का काम क्या होता है कि ज्यादा डीप पंचर ना हो जाए, मतलब ये जो नीडल है ज्यादा डीप ना चले जाए, तो इसलिए अपन लेंथ मेजर करके फिर ये स्क्रू होता है इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। जो लेंथ मेजर करके फिर स्क्रू को टाइट कर देते हैं, तो ये स्टाइलेट क्या करता है, इससे बचाता है। ये रहा स्टाइलेट, इनमें स्टाइलेट होता है। उसके बाद क्या है, जमशेदी एस्पायरेशन नीडल, जो ये वाली, ये जो जमशेदी वाली होती है इससे एस्पायरेशन भी कर सकते हैं और बायोप्सी भी कर सकते हैं। और बायोप्सी के लिए और कौन सी होती है? ट्रू कट नीडल। नेक्स्ट क्या अपने प्रिकॉशन कि अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए एस्पायरेशन या बायोप्सी करते वक्त। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, मतलब जहां से भी अपन बोन मैरो एस्पायरेट कर रहे हैं, भाई पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से कर रहे हैं, वर्टिब्रा से कर रहे हैं, टीबिया से कर रहे हैं, तो अपन को जो बाहर जो ऑर्गन है उसको, बाहर जो अपनी जो स्किन है उसको अच्छे से 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, जो भी अपने पास डिसइंफेक्टेंट है उससे अपन को अच्छे से क्लीन करना है, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं, भाई कोई भी नीडल यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर स्टेराइल होनी चाहिए। अवॉइड स्टर्नल इन चिल्ड्रन, स्टर्नम को अवॉइड करना है अपन को चिल्ड्रन, मैंने बता दिया क्योंकि इंजरी का रिस्क हो सकता है। और कॉन्ट्राडिक्टेड एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अब किसी को मतलब कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, किसी को थैलेसीमिया या हीमोफीलिया जिसमें ब्लड डूबता ही नहीं है,
तो उनमें कॉन्ट्राडिक्टेड होता है, मतलब उनमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लो अपन ने पंचर तो कर दिया, फिर उसके बाद उसके ब्लड ही नहीं रुक रहा। नेक्स्ट है अपन ने क्लिनिकल यूज, क्या बोन मैरो जो एस्पायरेशन कर रहे हैं अपन, इसका काम क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो ये एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, इनको देखने के लिए, मलेरिया, काला आजार जो कि लीशमानियासिस बोलते हैं, ये जो सारे होते हैं ना, मलेरिया भी बोन मैरो में एंटर कर सकता है, काला आजार भी बोन मैरो में चला जाता है। तो इनका डायग्नोसिस करने के लिए, और स्टोरेज डिसऑर्डर जैसे कि गाउचर्स या फिर नीमैन पिक डिसऑर्डर, इनको मतलब ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी अपन, इनको डायग्नोस करने के लिए भी अपन ये जो अपना बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, ये आज की अपनी क्लास थी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।